हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आप लोग को क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, जिसको बोल सकते हैं स्किनर के द्वारा दिया गया है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए क्या होता है। आप लोग को बीएड डीएलएड और सीटेट वगैरह एग्जामों में क्या है, आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो स्किनर महोदय के द्वारा किया गया था। इन्होंने पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि प्राणी व्यवहार करने के लिए उद्दीपक की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्राणी व्यवहार करने के लिए क्या करता है? उद्दीपक की प्रतीक्षा नहीं करता है, और न ही यह यंत्रवत प्रतिक्रिया करता है, बल्कि उसके व्यवहार का अनुबंध परिणाम पर आधारित होता है। यदि परिणाम संतुष्टदायक होता है तो प्राणी दोबारा प्रतिक्रिया करता ही करता है, अर्थात वह क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब जो आप लोग को पहले बताए, इवान पावलोव के द्वारा आईपी पावलोव के द्वारा जो बताया गया था अनुबंध सिद्धांत, या फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत बोल सकते हैं, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत बताए थे। इनको क्या किया था? यह इवान पावलोव के जो सिद्धांत था उनकी आलोचना किया था स्किनर महोदय। कहा था कि नहीं, उनकी आलोचना करते हुए यही कहा कि प्राणी व्यवहार करने के लिए उद्दीपक प्रतीक्षा नहीं करता है, और न ही वह यंत्रवत प्रतिक्रिया करता है, बल्कि उसके व्यवहार का अनुबंध परिणाम पर आश्रित होता है। यदि परिणाम अगर संतोषदायक हो तब क्या होता है? प्राणी उस प्रतिक्रिया को क्या करता है? बार बार करता है, पुनः दोहराता है। ठीक है, अर्थात बोल सकते हैं कि क्रिया करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। अब देखिए, यह परिणाम अर्थात पुनर्वलन दो प्रकार के होता है। एक धनात्मक पुनर्वलन होता है और एक ऋणात्मक पुनर्वलन होता है। धनात्मक पुनर्वलन में क्या होता है? आप लोग ध्यान में देखिएगा कि धनात्मक पुनर्वलन में वांछित क्रियाएं बार बार दोहराने के लिए, जैसे प्रशंसा या फिर पुरस्कार, ये सब ये धनात्मक पुनर्वलन में आता है। और ऋणात्मक में क्या होता है कि को हटाकर वांछित क्रिया के द्वारा बार बार करने की संभावनाओं में वृद्धि की जाती है। ऋणात्मक पुनर्वलन में पुनर्वलन को हटाकर क्या किया जाता है? वांछित क्रिया के बार बार करने की संभावना में वृद्धि किया जाता है, जैसे शोर, निंदा। यह पुनर्वलन प्राणी को दो रूपों में दिया जाता है, एक सतत और एक असतत रूप से। सतत पुनर्वलन जो होता है प्राणी के प्रत्येक अनुक्रिया पर दिया जाता है, जबकि असतत पुनर्वलन जो है निरंतरता का अभाव होता है, मतलब कि वो हमेशा नहीं दिया जाता है। ठीक है, असतत पुनर्वलन जो होता है दो प्रकार के होता है। ठीक है, आप लोगों को पता चलेगा कि सतत पुनर्वलन जो है प्राणी को प्रत्येक अनुक्रिया पर दिया जाता है, जबकि असतत पुनर्वलन जो होता है निरंतरता का उसको में क्या होता है? अभाव होता है। और असतत पुनर्वलन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुपातिक और दूसरा फिर अंतराल में। पहला अनुपातिक होता है, दूसरा अंतराल होता है। अनुपातिक पुनर्वलन में एक निश्चित क्रम में पुनर्वलन दिया जाता है, जबकि अंतराल पुनर्वलन समय आधारित होता है और एक निश्चित समय पर दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को क्या था? क्रिया प्रसुप्त अधिगम सिद्धांत स्किनर के द्वारा। अब देखिए, क्रिया प्रसुप्त अधिगम का सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पे किया गया था, किस पे किया गया था, ये आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। इस सिद्धांत का प्रयोग स्किनर महोदय ने किस पे किया था? चूहों पे किया था। इस सिद्धांत में मतलब कि क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत में स्किनर महोदय ने चूहों पर अनेक प्रयोग किए। उसने एक बॉक्स बनाया जिसमें एक लीवर लगा हुआ था। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी, और आवाज़ को सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और प्याले में रखे भोजन को प्राप्त कर लेता था। जिस तरह से बिल्ली को एक पिंजरे में आप लोग को थोंडाइक को लिए बताए थे कि बिल्ली के आगे क्या किया था? मछली का टुकड़ा रख दिया था, और यहाँ पे बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। यहाँ पे एक खटका था, बिल्ली उछल कूद करती थी, खटके पर पैर पड़ते ही क्या होता था? दरवाज़ा खोलता था और ये फिर भोजन ग्रहण करती थी। उसी तरह से यहाँ पे स्किनर महोदय ने चूहों पर क्या किया था? स्किनर महोदय ने क्या किया था? चूहों पे प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने भी एक बक्सा लिया। ठीक है, एक बक्से में लीवर लगाया और लीवर पर क्या किया? चूहा को पैर पड़ते ही क्या होता था? खट की आवाज़ होता था। ठीक है, लीवर पे क्या होता था? ये इधर दरवाज़ा था, लीवर पे जैसे ही पैर पड़ता था चूहा का, ये दरवाज़ा खुलता था। खुलने के बाद क्या होता था? वो खट की आवाज़ होते ही आवाज़ को सुनकर चूहा आगे बढ़ता था। जैसे आगे बढ़ा फिर उसके बाद वो उसको खाना प्राप्त होता था। भोजन चूहे के लिए प्रवलन का कार्य करता था। भोजन जो है चूहे के लिए क्या करता था? प्रवलन या फिर पुनर्वलन का कार्य करता था। चूहा भूखा होने पर
क्या होता था, प्रणोदित होता था और लीवर को दबाता था तथा भोजन प्राप्त कर लेता था। इस प्रयोग के बाद स्किनर महोदय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये कहे थे कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई काम किया, उसके बाद कोई अगर बल प्रदान करने वाला कोई उद्दीपक हो, ठीक है, तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो चूहा था, इसको बल प्रदान करने के लिए क्या था, भोजन में यहाँ पे रखा था, इसीलिए क्या करता था, बार बार चूहा जो है लीवर को दबाता था और ये खोलता था दरवाजा और फिर भोजन प्राप्त करता था। तो उस क्रिया की शक्ति में क्या होता था, वृद्धि हो जाता था। क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत अधिगम का शिक्षा का में महत्व क्या है? इस सिद्धांत के द्वारा सीखने में गति तथा सरलता प्रदान होती है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों की समायोजन क्षमता क्या होता है, उसका विकास होता है। इस सिद्धांत द्वारा अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको अधिक सीखने को मिलेगा। यह सिद्धांत मानसिक मतलब कि क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत जो है मानसिक रोगियों को वांछित रूप से व्यवहार सीखने में विशेष रूप में क्या करता है, विशेष रूप में सहायक होता है। ठीक है, तो ये थी आप लोग का क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे आप लोग बीएड के एग्जाम वगैरह में या डीएलएड के एग्जाम वगैरह में लिख सकते हैं, अगर आए तो क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत को लिखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।